एफ टेस्ट की बात। जेड टेस्ट और टी टेस्ट हमने ऑलरेडी किया है और आज हम स्टार्ट करेंगे एफ टेस्ट एक्चुअली, है ना। तो अभी तक हमने क्या किया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएंस, है ना, कोरिलेशंस एज और ये स्टैंडर्ड एरर्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो जो प्रोसेस होता है कोरिलेशंस, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज हम जो टेस्ट डिस्कस, टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, तो ये पैरामीट्रिक टेस्ट हम लोग कर रहे हैं अभी। तो इसमें एफ टेस्ट की हम बात कर लेते हैं। सो एन एफ test is any statistical test in which the test statistic has an F distribution under the null hypothesis. It is most often used when comparing statistical models that have been fit to data set in order to identify the model that best fits the population from which the data are sampled. तो ये कहने का मतलब है, एक हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था आपके साथ, बेस्ट फिट, है ना। जैसे हमारा ये एक पॉपुलेशन है, इसमें से हमने एक सैंपल ये लिया है, तो ये कितना इसको रिप्रेजेंट करता है, कितना फिट होता है इसके अकॉर्डिंग, वो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जितना रिप्रेजेंटेटिव सैंपल उतना बेहतर आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं अपनी पॉपुलेशन के ऊपर। तो दैट इज व्हाई इट इज लाइक सेड, इट इज द मोस्ट ऑफन यूज्ड when comparing statistical model that have been fit to a data set in order to identify the model that best fits the population from which the data were sampled। जो भी हमने डेटा जहां से लिया है, जो पॉपुलेशन है, उसके साथ में बेस्ट फिट है कि नहीं। सेम द नेम वाज कॉइन्ड बाय जॉर्ज डब्ल्यू सेनेडिको इन ऑनर ऑफ सर रोनाल्ड ए फिशर। इसको फिशर टेस्ट भी कई बार हम बोलते हैं, एफ टेस्ट यानी फिशर टेस्ट। सो इसको जो नाम किसके नाम के उसमें रखा गया था, सर रोनाल्ड ए फिशर। फिशर इनिशियली डेवलप्ड द स्टैटिस्टिक as the variance ratio in 1920। so as a variance ratio इन्होंने 1920 में ये स्टैटिस्टिक डेवलप की, ठीक है। एफ टेस्ट इज डिजाइन टू टेस्ट द टू पॉपुलेशन। एफ टेस्ट किस लिए किया गया कि भाई जो दो पॉपुलेशंस हैं, डिजाइन टू टू पॉपुलेशंस, वेरिएंस और इक्वल। So F test is designed to test if two population variance or equal। अब variance का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं नहीं जा रहा हूँ कि मतलब एक आइटम दूसरे आइटम से आपके पॉपुलेशन में कितना, आपके जो स्कोर से कितना वेरी करते हैं। It does this by comparing the ratio of two variance। अब कैसे करता है कि भाई हम रेशियो निकाल लेते हैं, कैसे दोनों। It does by comparing ratio of two variance, यानी कि दो हमारे पास पॉपुलेशन है ना, और पॉपुलेशन वेरिएंस है, उनकी रेशियोज को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो उसके थ्रू हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस, जो वेरिएंस है उसको हम मेजर करने की कोशिश करते हैं। सो इफ द वेरिएंस आर इक्वल, द रेशियो ऑफ द वेरिएंस विल बी 1। अब रेशियो का मतलब तो आप समझते हैं सारे लोग मैथ में, कि दो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 1, पॉपुलेशन 2, ठीक है। एक का वेरिएंस सपोज 6 है, ऐसे एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, दूसरे का भी 6 है, तो इनका रेशियो यानी 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही बात ये आपका ये लाइन बोल रही है कि एफ टेस्ट इज डिजाइन टू टेस्ट टू पॉपुलेशन वेरिएंस और इक्वल इफ डज दिस बाय कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ टू वेरिएंस। If the variance are equal, the ratio of the variance will be 1। तो उनका अगर दोनों के वेरिएंस इक्वल है, तो दोनों का रेशियो जो है 1 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा स्टैटिस्टिक्स है। तो देयर आर सेवरल डिफरेंट एफ टेबल्स, जैसे हमने टी टेबल्स, जेड टेबल्स की बात की थी, वैसे ही हमारे पास एफ टेबल्स भी होते हैं। ईच वन हैज ए डिफरेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी हमने n-1 अगर क्या कहते हैं 1 टेल टेस्ट है, n-2 अगर 2 टेल टेस्ट है, तो ये हमने
ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, या डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, एंड सिग्निफिकेंस क्या होता है, 0.05, 0.01, ये सारी चीजें, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, दोनों चीजें आपको ऑलरेडी बताई हुई हमने. सो फाइंड द करेक्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फर्स्ट, देन लुक अप द न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम, द डिनोमिनेटर एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है, न्यूमरेटर डिग्री एंड द डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो अब कहने का मतलब है न्यूमरेटर डिग्री क्या है, जो ऊपर का है, और डिनोमिनेटर आपको पता है जो नीचे हम लिखते हैं, है ना. तो अब क्या करते हैं, पहले हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालते हैं कि क्या है, एंड देन क्या हम लेंगे, एंड देन लुक अप द न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम एंड डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम टू कैलकुलेट द क्रिटिकल वैल्यू. क्रिटिकल वैल्यू क्या है, जो वैल्यू हम कंपेयर करेंगे, भाई कौन सा कितनी वैल्यू है, वो कम है ज्यादा है, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है, नल हाइपोथेसिस, और नॉन सिग्निफिकेंट है, रिजेक्ट करनी है, एक्सेप्ट करनी है. द न्यूमरेटर डिग्री ऑफ द फ्रीडम विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर व्हिचएवर सैंपल हैज द लार्जर वेरिएंस. जिसका लार्जर वेरिएंस होता है वो क्या होगा, न्यूमरेटर, है ना. एंड द डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हिचएवर सैंपल हैज द स्मॉलर वेरिएंस. तो जिसका ज्यादा होता है और जिसका कम होता है उसको हम नीचे, यानी डिनोमिनेटर में, जिसका ज्यादा होता है उसका हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर में रखते हैं. तो द एफ टेस्ट स्टैटिस्टिक इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द बिटवीन ग्रुप वेरिएंस बाय द विदिन ग्रुप वेरिएंस. ठीक है. द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द न्यूमरेटर or the degree of freedom of between groups, and the degree of freedom for the denominator or the degree of freedom for the within group. कहने का मतलब है कि within group और between group. So F test statistic is found by dividing the between group variance, ये याद रखना, मैं अभी बताता हूँ आपको, and within group variance. मान लिया कि ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, तो विद इन ग्रुप क्या मतलब, सपोज इस ग्रुप में आई थिंक कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, वेट ए मिनट, कोई है जो ज्वाइन करना चाह रहा था क्या? नहीं सर, मैं एक बार डिस्कनेक्ट हुआ था, दोबारा ज्वाइन किया मैंने. ओके, अच्छा, इसीलिए कुछ आवाज. तो ग्रुप है, अब इस ग्रुप में बहुत सारे डेटा है या आइटम्स हैं, तो इनके बीच का वेरिएंस क्या हुआ. सपोज यहाँ पे 5 आया, तो ये इसका वेरिएंस हो गया. मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसे बता रहा हूँ, इसका जैसे आ गया आपका 6 आ गया, तो ये क्योंकि विद इन ग्रुप है, इनको हम बोलेंगे विद इन ग्रुप. इस ग्रुप का 6 है, इसका 5 है. दूसरा वेरिएंस हम देखते हैं कि बिटवीन ग्रुप्स, कि G1 और G2 के बीच में क्या कितना वेरिएंस है. ठीक है. तो विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप, यानी ग्रुप के अंदर और दो ग्रुप के बीच का कंपैरिजन, वो दोनों चीजें हमें चाहिए होती हैं, और उसको हम एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, तो हमें एफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मिल जाती है. और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमरेटर और द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द बिटवीन ग्रुप इज K-1, यानी कि ग्रुप्स हैं उनको ग्रुप और -1 हो जाएगा. और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द विद इन ग्रुप के लिए, बिटवीन ग्रुप के लिए क्या होगा, बिटवीन ग्रुप जैसे मान लीजिए G1, G2, G3 3 ग्रुप्स हैं आपके, तो ये 3-1 आपका हो गया विद इन ग्रुप के लिए, है ना, मतलब सॉरी बिटवीन ग्रुप्स के लिए. अब G1 में सपोज 30 है, इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है, तो G1, G2, G3 के लिए क्या हो जाएगा, 30-1 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो ये हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि ग्रुप में कितने नंबर्स हैं, -1, n-1 आपका आ जाएगा, और विद इन ग्रुप में है तो ग्रुप के कितने नंबर्स हैं उसमें से -1 कर देंगे, जिसको हम K-1 बोल रहे हैं, यहाँ n-K बोल रहे हैं. n-K मतलब कितने ग्रुप हैं, 1, 2, 3, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 ग्रुप है, तो 30-3, सॉरी मैंने 1 लिख दिया था, 30-3 3 ग्रुप्स हैं तो, और एक ग्रुप में सपोज 30 लोग हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 30-3. ठीक, तो ये आपका
विद इन बिटवीन ग्रुप्स हो गया, का फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम वो करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देन हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी समझ लेते हैं क्या होता है, क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं और रेशियो में हम ये भी बोल रहे हैं कि जो बड़ा होगा वो यहाँ आएगा, जो छोटा होगा उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव में ही आएगी। तो द वैल्यू ऑफ कैन नॉट बी नेगेटिव, द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है मतलब पॉजिटिव साइड में खिसका हुआ है। द मीन वैल्यू एफ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो मीन वैल्यू ऑफ एफ ये है, एक मैंने जैसे बात की थी, इज इक्वल टू 1, यानी दोनों का 1 आएगा अगर हम निकालते हैं। तो द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ए फैमिली ऑफ कर्व्स बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द वेरिएंस ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या, इज ए फैमिली ऑफ कर्व्स based on the degree of freedom of the variance of the numerator and denominator। तो टी टेबल क्या है, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जो टेबल में हम देखते हैं, वो है फैमिली ऑफ कर्व्स की भाई बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितना स्कोर आया है वेरिएंस का, एंड उसी के डिनोमिनेटर और वेरिएंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो वो एक वैल्यू निकाल दी गई जो टेबल के अंदर दी गई है, जो वहां से आप उसको उठा के यूज करते हैं। How to use features? Invoke the null hypothesis that state that two variants we are comparing from the same population. Calculate the f value। तो null hypothesis क्या है, कि null hypothesis आपको पता है क्या होती है। Invoke the null hypothesis that state that two variants we are comparing are from the same population। जो भी हैं वो एक ही population से हैं, मतलब एक ही स्कोर आएगा दोनों का। Calculate the f value, फिर हम f value निकाल देते हैं, द रेशियो ऑफ द टू वेरिएंस जिसको हम बोलते हैं। हमने पहले भी बात की कि ये क्या है, ये रेशियो है विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप का। लुक अप द टेबल वैल्यू एफ फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ टेबल देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम और कॉन्फिडेंस लेवल को सबको साथ में लेते हुए, जो मैंने पहले भी बात की है, हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया आपको। इफ द कैलकुलेटेड एफ इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू, अगर कैलकुलेटेड एफ जो है वो टेबल वैल्यू से ज्यादा है ना, तो देन द नल हाइपोथेसिस इज नॉट करेक्ट। अगर कम है तो हम उसको करेक्ट मान लेंगे, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। अगर टेबल वैल्यू से ज्यादा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनकरेक्ट बोलेंगे और बोलेंगे कि भाई डिफरेंस है दोनों में, ऐसा नहीं है कि दोनों में डिफरेंस नहीं है। एल्स द टू कुड हैव कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन ऑफ द मेजरमेंट। तो अगर ग्रेटर है, f is greater than the table value, the null hypothesis is not correct, यानी alternate hypothesis की डिफरेंस है, it will be accepted, है ना। assumptions क्या होते हैं, assumptions क्या हम मान के चलते हैं f टेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं जिसमें मान के चलते हैं डेटा हमारे, जैसे रैंक ऑर्डर करना है तो रैंक में डेटा होना चाहिए, है ना, ऑर्डर में होना चाहिए, तो तभी हम कर सकते हैं। तो यहाँ क्या assumptions हैं टू यूज f टेस्ट, वो हम देख लेते हैं। सैंपल और इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स, हम ये मान के चलते हैं, जो अगर हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जो सैंपल्स हैं वो इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स हैं, है ना, डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्स वेरिएबल इज ए नॉर्मल। डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिस्पॉन्स वेरिएबल्स का इज नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब समझ गए कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कर्व एंड ईच पॉपुलेशन, विद इन ईच पॉपुलेशन, तो जितने भी सैंपल्स हमने जितनी पॉपुलेशन से लिए वो सारे के सारे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हम मान के चलते हैं। और पहले भी बात की है कि ये सारे टेस्ट क्या पैरामीट्रिक टेस्ट, ये इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। ऑल पॉपुलेशन हैव सेम स्टैंडर्ड डिविएशन, जब एक ही पॉपुलेशन से एक ही तरह के हैं सारी चीजें, तो क्या है उनके बीच का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, यानी मीन से कितना वो डिविएट कर सकते हैं, इज इक्वल इन एवरी ग्रुप, ये मान के हम लोग जी चलते हैं। ठीक है, अब कंडीशन फॉर यूजिंग एफ टेस्ट, क्या कंडीशंस होती हैं एफ टेस्ट को यूज करने की, वो हम देख लेते हैं क्या है। तो पहली चीज है एफ स्टैटिस्टिक कैन बी यूज्ड इफ डेटा आर नॉट एक्सट्रीमली स्क्यूड। अब स्क्यूड का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है शुरुआत की क्लासेस में। अगर बहुत ही स्क्यूड नहीं है तो हम यूज कर सकते हैं।
कैसे, अब स्क्यूड का मतलब क्या होता है बता देता हूँ एक बार फिर से। जैसे ये स्क्यूड है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक साइड में खिसका है, उसी तरह से ये वाला भी स्क्यूड है कि यहाँ से है, ये सारा का सारा स्पाइक यहाँ पे है। तो आप तो ज्यादातर ज्यादातर जो क्या कहते हैं स्कोर्स है वो एक साइड में आ जाते हैं, तो उसको हम स्क्यूड बोलते हैं। देयर आर नो एक्सट्रीम आउटलायर्स एंड ग्रुप स्टैंडर्ड डिवीजन आर नॉट मार्केटली डिफरेंट। तो अब हमने मान दूसरा क्या, नो एक्सट्रीम आउटलायर्स, तो बिल्कुल एक्सट्रीम में कोई भी स्कोर नहीं है। एंड ग्रुप स्टैंडर्ड डेविएशन या ग्रुप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है और वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, नॉट मार्केटली डिफरेंट। Tests based on the F statistic are valid for data skewness outliers. Test valid data skewness outliers sample size are large. So tests based on F statistics are valid for data with skewness or outliers if sample size. तो अब क्या होता है, जैसे मैंने पाली एक एग्जाम्पल जैसे इसमें हम बात कर ही रहे थे, तो यहाँ पे क्या है कि F टेस्ट अगर आपका सैंपल साइज बड़ा है ना, तो एफ स्टैटिस्टिक इवन आपका स्क्यूड जो डेटा है वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे यार वैलिड फॉर द डेटा ऑफ स्क्यूनेस, यानी इसका स्क्यूड है डेटा, आउटलाइन में है डेटा, आउटलाइनर्स हैं उसमें, तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। A rough criterion for a standard deviation is that the largest the sample standard deviation should not be more than twice as large as the smallest of the sample standard deviation. अब एक क्राइटेरिया इसका क्या हो गया स्क्यूनेस का, इन सारी चीजों का, कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या होना चाहिए, द लार्जेस्ट ऑफ द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, जो सबसे ज्यादा है। मान लीजिए 10 सैंपल्स हैं आपके पास और उन 10 सैंपल्स में जो सबसे ज्यादा जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस। यानी अगर वो 2 है तो जो सबसे छोटा वाला है ना, वो 5 नहीं, मतलब अगर कोई 5 है तो अगला 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 2 से भी ज्यादा हो गया है ना। तो द लार्जेस्ट ऑफ द सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस, यानी 2 गुने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एज लार्ज एज द स्मॉलेस्ट ऑफ द सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन। यानी स्मॉलेस्ट अगर 2 है तो 2 तक चल जाएगा, 2 यानी उसका डबल यानी 4, 5 नहीं होना चाहिए, मोर देन है ना, सो 2 टाइम्स नहीं होना चाहिए। तो ये एक चीज रहती है, तो एजम्पशंस के तौर पे आप ले सकते हैं। अब इसको हम बोलते हैं एफ टेस्ट, ठीक है। तो एफ टेस्ट क्या है, बेसिकली आपका वेरिएशन निकालता है विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप को। समझ में आई बात। तो अब हम बात, क्योंकि इसी पे बेस्ड ये सारी चीजें आगे आपको एनोवा और 1 पे एंड 2 पे वो मैं आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा। तो ये इतना क्लियर, तो सिंपल सी बात है, ये आप समझो कि जो एफ टेस्ट है वो रेशियो निकालता है वेरिएंस का बिटवीन ग्रुप एंड द विद इन ग्रुप। इतना क्लियर है, आपको समझ में आई इतनी बात, ये एफ टेस्ट होता क्या है ना। तो अब हम आ जाते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पे, ठीक। अब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या है, टूल फॉर एनालाइजिंग हाउ मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्पांस वेरिएबल्स इज अफेक्टेड बाय वन और मोर कैटेगोरिकल एक्सप्लेनेटरी फैक्टर्स। कि भाई अगर एक से ज्यादा है, क्या लिखा है, टूल फॉर एनालाइजिंग हाउ द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्पांस variable is affected by one or more categorical explanatory factors। कि एक या एक से ज्यादा जो हमारे वेरिएबल्स हैं, तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या करता है, वो हमें ये बताता है कि कैसे डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। खास तौर पे क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्सेज में हम क्वांटिटी में हम बात कर सकते हैं, वो कैसे अफेक्टेड होते हैं डिफरेंट अदर वेरिएबल से, तो वो हम इसमें जानते हैं। अब ये 2 तरीके के होते हैं, एक तो है 1 वे एनोवा, दूसरा है 2 वे एनोवा, है ना। ये आप इनको
बोल सकते हैं। तो एफ टेस्ट और इनोवा का क्या रिलेशनशिप है ये समझना भी जरूरी है। द groups are from independent variables. Groups values variables values we wish to compare. The groups are from the independent variable. Groups जो है वो independent variable से भी है and values we wish to compare, और वो values उनको हम compare करना चाहते हैं वो आपका independent values में आ गया। An estimate of the variance between group is compared to estimate of the variance within group. तो विदिन ग्रुप कितना, यानी ग्रुप के अंदर कितना वेरिएंस है, और मतलब विदिन ग्रुप और डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में कितना डिफरेंस है, क्या चीजें डिफर करती हैं, वो आपका हो गया बिटवीन ग्रुप्स क्या कहते हैं वेरिएंस। तो groups are from the independent variables and values we wish to compare, and estimate is the variance between group is compared to and estimate the variance within group, and this is the core concept analysis of the variance। यानी within group और between group को compare करना ही मेन कॉन्सेप्ट है आपका एफ टेस्ट या एनोवा का आप कह सकते हैं। दिस इज ए कॉल्ड एन एफ टेस्ट सिंस दैट द नेम ऑफ द मेन आउटपुट वेरिएबल, क्योंकि इसमें एफ वैल्यू निकल के आती है इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं एफ टेस्ट। सो एफ क्या है, वेरिएशन बिटवीन ग्रुप्स, ऑलरेडी बता रखा है मैंने, एंड वेरिएशन विद इन ग्रुप ये भी बता रखा है ना। तो अब हमें इसके बेस पे कैलकुलेट कर लेना होता है कि एनोवा क्या है, क्या कैसे काम करता है। तो वेरिएशन विद इन ग्रुप, ग्रुप के अंदर कैसा है, ये तीन ग्रुप है उनके अंदर वेरिएशन 1 2 3 जैसे यहाँ पे दिए हैं, तीन ग्रुप्स हैं, फर्स्ट यहाँ पे बनी है ये, तो इनके बीच में विद इन ग्रुप के बीच में कितना है वेरिएशन विद इन ग्रुप लार्ज कंपेयर्ड विद वेरिएशन बिटवीन ग्रुप। तो अब ये ग्रुप्स हैं तो इन ग्रुप्स के बीच में कितना वेरिएशंस है ना। तो दोनों में विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप में हमें निकालना पड़ेगा अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं क्या कहते हैं एनोवा। ठीक है, तो व्हाट डज एनोवा डू, एंड एट इट्स सिंपलेस्ट एनोवा टेस्ट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। क्या क्या करता है, नंबर 1 द मीन्स ऑफ ऑल द ग्रुप्स आर इक्वल, यानी तो ये कहते कोई डिफरेंस नहीं है, जब डिफरेंस नहीं है तो सबके मीन्स इक्वल हो जाएंगे। और नल हाइपोथेसिस क्या कहती है, नॉट ऑल द मीन्स आर इक्वल, वो कहती है सारे मीन्स इक्वल नहीं है। हाँ, सो doesn't say how or which one differ can follow up the multiple comparisons। तो अब इनका ये कहना है कि भाई ये सारे मीन्स इक्वल नहीं है, ये नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलती है। है ना। अब एनोवा नल एंड अल्टरनेट से द सैंपल कंटेन्स के इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, के ग्रुप्स हैं हमारे पास, है ना, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। तो एनोवा टेस्ट नल हाइपोथेसिस विल बी क्या होगा, H0 is to μ1 equal to μ2 equal to μ3 equal to μk, मतलब जितने भी हैं सबके मीन्स इक्वल होंगे। दैट इज द ग्रुप मीन्स आर ऑल इक्वल। द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, μ2 इज नॉट इक्वल टू μ3 और μ4, इस तरीके से हम इसमें लिखते हैं। द ग्रुप मीन्स आर नॉट ऑल इक्वल, ये बोलते हैं इक्वल नहीं होते हैं। एनोवा में एक चीज से ये बोलती है कि इक्वल होते हैं और एक कुछ लोग बोलते हैं इक्वल नहीं होते हैं। एजम्पशंस ऑफ द एनोवा, अब एनोवा के एजम्पशंस क्या है, यानी कौन कौन सी चीजें होंगी, क्या हम मान के चलते हैं और जिसके बेस पे हम ये बोलेंगे कि भाई ये चीजें जो एनोवा है वो आपका हमें लगाना चाहिए। ईच ग्रुप इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल, हम ये मान के चलते हैं सारे ग्रुप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चेक दिस बाय लुकिंग हिस्टोग्राम, जैसे मैंने बताया था हिस्टोग्राम में क्या होगा कि जो बीच में होगा सबसे ज्यादा डेटा होगा, साइड में कम होता चला जाएगा, और अगर इनके हम टॉप्स को ऐसे मिलाते हैं तो ये एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। तो हिस्टोग्राम हम देख सकते हैं डेटा का। कैन हैंडल सम नॉन नॉर्मलिटी बट नॉट सीवियर,
कुछ चीजें अगर थोड़ा सा डेविएशन है, मान लिया ऐसे है, तो चलो हैंडल हो जाएगा। हाँ, अगर ज्यादा है तो फिर नहीं है, अगर थोड़ा बहुत स्क्यूड है तो चलेगा, इनोवा में चल जाता। कैन हैंडल सम नॉन नॉर्मलिटी बट नॉट सीवियर आउटलायर्स। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईच ग्रुप आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी ग्रुप्स हैं उनके स्टैंडर्ड जो डेविएशंस हैं दे आर इक्वल। द पॉपुलेशन ऑल हैव द सेम वेरिएंस। सारी पॉपुलेशन के वेरिएंस सिमिलर होते हैं, ये हम मान के चलते हैं जब हम एनोवा लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनोवा। क्या होता है वो मैंने आपको बताया। अब जो हम आगे करेंगे वो वन वे एनोवा और टू वे एनोवा की बात थोड़ा सा हम लोग करेंगे, और कैसे इसको हम वन वे एनोवा को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप इन स्लाइड्स में देख रहे हैं कि कैसे हम करते हैं, किस तरह से हम लिखते हैं, है ना। सो वन वे एनोवा कल हम करेंगे, और उसके बाद अगर आपके सिलेबस में तो टू वे एनोवा भी हम लोग करेंगे।